Please start. नमस्कार मित्रों, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं संपदा वाकणकर, पीएन जोशी वुमेन्स कॉलेज IQAC टीम और मुक्ता संगठन द्वारा आयोजित 3 दिन के राष्ट्रीय स्तरीय व्याख्यानमाला के दूसरे दिन आप सभी का स्वागत करती हूँ। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशा मैडम, मुक्ता संगठना के डॉक्टर सुभाष आठवले सर, IQAC टीम के कोऑर्डिनेटर राजू सर, कॉलेज के सभी उपप्राचार्य और कोऑर्डिनेटर्स, ऑर्गेनाइजिंग टीम के सभी सदस्य और कॉलेज के इंचार्ज रजिस्ट्रार संजय सर, मैं आप सभी का भी स्वागत करती हूँ। मैं हमारे सम्माननीय वक्ता मुरलीबेन देसाई जी का भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड वेलकम टू यू ऑल. हाउ आर यू? कसे आहात? मजेत आहात ना? खरं तर मजेत असायलाच हवं, कारण हा पॉझिटिव्ह अप्रोच, ही सकारात्मकता आणि ही पॉझिटिव्ह एनर्जी जगभरात पसरलेल्या ह्या अनिश्चिततेच्या वातावरणातून, या अनसर्टनिटीतून बाहर पड़ण्यास आपल्याला मदतरूप ठरणार आहे. मित्रों, हर दिन के 24 घंटे होते हैं. अगर मैं इन 24 घंटों का 3 हिस्से में बंटवारा करूं तो हर हिस्सा हो जाएगा 8 घंटे का. जरा सोचिए, आउट ऑफ विच ऑन एन एवरेज 8 घंटा हम सोते हैं, दूसरे 8 घंटा हम हमारे कुटुंबीय, परिजनों और मित्रों के साथ बिताते हैं, और तीसरे 8 घंटे हम ट्रैवलिंग में और हमारे वर्क प्लेस, जहां हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, वहां हमारे सहयोगियों के साथ बिताते हैं. तो आपको नहीं लगता वो वर्क प्लेस जहां हम लगभग 8 घंटे बिताते हैं, वहां का माहौल खुशनुमा होना चाहिए? कल हमें डॉक्टर मुरली मैडम ने आत्मगौरव और निश्चयात्मकता, इन जीवन कौशल्यों के बारे में बताया. आज वे सारासार विचार, निर्णय क्षमता और किसी भी कठिन से कठिन समस्या का निवारण हेतु अपनी काबिलियत आदि विषयों से हमें अवगत कराने वाली है. मैं हमारी सम्माननीय वक्ता डॉक्टर मुरलीबेन देसाई जी को अनुरोध करती हूँ कि जीवन कौशल्य के इस सफर के दूसरे चरण में वो अपनी यात्रा प्रारंभ करें और हमें भी इस यात्रा का सहानुभव होने दें. ओवर टू यू मुरलीबेन. नमस्ते सबको, ऑर्गेनाइजर्स, पार्टिसिपेंट्स, सबको गुड आफ्टरनून और नमस्कार. हमने कल 1 घंटे बात की और उसमें आपको बहुत सारे प्रश्न भी आए होंगे, बहुत कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में भी नहीं आया होगा. फीडबैक में तो फीडबैक नहीं, लेकिन आपको जो चैट था वो मैंने पढ़ा, तो वहाँ तो सकारात्मक फीडबैक था. अभी आपका जो फीडबैक फॉर्म है वो मुझे पढ़ना बाकी है. तो मैं ये अपेक्षा रखती हूँ कि आज जो प्रश्न आएंगे 1 घंटे के बाद, तो उसमें कल के प्रश्न भी होंगे तो शामिल कीजिए. शायद थोड़े घंटे के बाद दूसरे दिन कुछ प्रश्न आते हैं मन में कि ये जो हमने बात सुनी थी, लेकिन ये कैसे करना है, ये क्यों ऐसे बताया गया. तो हम आज कल के प्रश्न भी लेंगे और आज के प्रश्न आज और कल दोनों लेंगे. ओके, तो कल हमने बात की आत्मगौरव और निश्चयात्मकता की, और आज बात करने वाले हैं निर्णय कैसे लेना है, निर्णय लेने का कौशल्य, और समस्या का निवारण कैसे करना है, उसका कौशल्य. ये हमने सिंपल भाषा में तो एक टॉपिक दे दिया, सबको शीर्षक बना दिया, लेकिन इसके पीछे क्या है? ये दोनों के पीछे है हमारी सोच का कौशल्य और हमारी भावनाओं का कौशल्य. तो हम ये देखेंगे पहले कि हम कैसे हमारी सोच ज्यादा सक्रिय बनाए, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम हमारी भावनाओं का नियमन कैसे करना है, ताकि हमारे निर्णय और हमारे समस्याएं दोनों के लिए हमें कौशल्य हमारा बढ़े. ओके,
तो पहले बात करेंगे सक्रियात्मक विचार कौशल। ये सक्रियात्मक माने क्या? सोचते तो हम सब है, पूरी जिंदगी सोचते, जो भी करते हैं, चलो अभी मैं सोच के करने वाला हूँ ऐसे नहीं सोचते, करते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ सोच तो रहती है हमारी। बहुत बार ये सोच हमारी प्रतिक्रियात्मक होती है। माने क्या? शायद कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी ज्यादा समझ में आएंगे कि हम रिएक्ट कर जाते हैं। किसी ने हमें कुछ बुरा कहा, क्यों ऐसा बोल रहे हो, तुरंत गुस्सा आ जाता है। मैं नहीं सुनने वाली, मैं चली जाती हूँ। तो हमने क्या किया? तुरंत रिएक्ट किया। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया दी हमने। तो वो सोच हमारी क्या होता है? किसने हमें कुछ अटैक किया, सामना करो। लेकिन ये सकारात्मक सोच क्या है, जो हम बोलते हैं ना कि थोड़ा पॉज करो। कल हमने थोड़ी सी बात की इसके बारे में। सक्रियात्मक सोच है जो हम अपने चॉइस से करते हैं, थोड़ा सोच के करते हैं कि इसका मुझे कैसे प्रतिभाव देना है। मैं ये थोड़ा समझूं कि उसने मुझे ये कैसे क्यों कहा, और उसके बारे में मेरा क्या उत्तर होना चाहिए। तो ये हमारी सक्रियात्मक सोच है, माने हम उसमें सक्रिय होके सोचते हैं कि इसका मुझे कैसे हल निकालना है। और जो रिएक्शन देते हैं, हम प्रतिक्रिया जो करते रहते हैं पूरी जिंदगी, घर में, ऑफिस में, सब जगह, तो ये उसमें क्यों तकलीफ क्या है? उसमें तकलीफ ये है कि बहुत बार उसमें बहुत से एजम्पशंस होते हैं। हम बहुत कुछ धारणाएं बांध लेते हैं कि ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसके पीछे ये कारण है, और उसको मेरी कोई कद्र नहीं है, मेरी कोई कीमत नहीं है, कुछ भी बोल रहा है। बहुत कुछ लॉजिक हमारे पीछे रहता है, लेकिन वो जो तर्क बोलते हैं, लेकिन वो तर्क संगत सोच नहीं है। ये हमारी धारणाएं है कि ऐसे होगा, ऐसे करे। कल हमने जैसे बात की कि मुझे लगता है कि मेरा एचओडी मुझे पसंद नहीं करता, क्योंकि वो उसकी जात वाला है, उसको ज्यादा पसंद करता है। बहुत कुछ हमारे बीच में, हमारे जो तर्कहीन धारणाएं होती है, वो पीछे काम करती रहती है हमारे दिमाग के पीछे। इसलिए हम फिर रिएक्ट कर जाते हैं। तो हम सक्रियात्मक सोच में क्या क्या देखेंगे? सक्रियात्मक सोच में हम देखेंगे कि पहले तो तर्क वाली सोचे, तर्कहीन बातें ना करें। हमें जो दिख रहा, हमें जो मालूम है उसी पे विश्वास रखे। धारणाएं न बांधे कि उसके मन में ये हो रहा है इसलिए ये बोल ऐसे मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे वो बताते हैं कि मेरे उनके व्यवहार के पीछे ये कारण है, तो ही मुझे मानना चाहिए। और दूसरी बात क्या होती है सक्रियात्मक सोच में? हमें सक्रियात्मक सोच में जो एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लवचिकता, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। हम बहुत सारी जिंदगी एक तरह का सोचते हैं कि ऐसे ही सुबह में उठ के मुझे करना है, ऐसे ही काम पे जाना है, रात को सोते पहले यही करना है। पूरी जिंदगी हमारी एक रूटीन में ढल जाती है, ऐसे ही बात करनी है, शादी में ऐसे ही होना चाहिए, किसी का जन्मदिन है तो ऐसे ही होना चाहिए। क्या करते हैं हम? एक जड़ता आ जाती है कि ऐसा ही होना चाहिए, और उसमें हम बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। क्योंकि अगर हम थोड़ा फ्लेक्सिबली सोचे कि ऐसे भी होता है, वैसे भी हो सकता है, जैसे कि मेरी सहेली करती है, मेरी बहन करती है, अलग से करती है, वो भी हो सकता है। तो उसमें क्या हो गया, हमने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाई कि अलग अलग उसमें विकल्प हो सकते हैं करने में। तो ये हो गई एक सृजनात्मक सोच कि कुछ हम क्रिएटिव बन जाए। और तीसरी सोच हम इसमें आज बात करेंगे, वो है सकारात्मक सोच। बहुत नेगेटिवली हम सोचते, हमेशा रिएक्ट करते, तब हमेशा हम सामने के व्यक्ति में, सामने की जो परिस्थिति आई है, बहुत हम नकारात्मक सोचते हैं। तो कैसे वो नकारात्मक सोच को हमें सकारात्मक बनाना है, ये 3 तरह की सोच के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये जो सक्रियता लाएंगे अपनी सोच में, उससे क्या है, बहुत सारी एनर्जी बढ़ती है हमारे में, निर्णय लेने के लिए, समस्या का
समाधान करने के लिए, नए 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 सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें। अभी ये तर्क संगत में क्या क्या जरूरी है, ये हम सोचते हैं कभी कि ये लॉजिकल थिंकिंग जो बोलते हैं, रैशनल थिंकिंग, तर्क संगत, ये तो बहुत विद्वान लोगों की बात है, ऐसी बात नहीं है। उसमें सिर्फ ये जैसे मैंने बताया कि कुछ अब हमें कारण होना चाहिए, कुछ धारणा बांधने के लिए, कुछ दिखना चाहिए, किसी ने कुछ बोलना चाहिए, अपने आप नहीं मान लेना चाहिए। अभी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन गई है, इतने सारे व्हाट्सएप घूमते हैं और हमें कहा जाता है कि ये ही सच है, ऐसा सोचो आप। हमें कहा जाता है हमें कैसे सोचना है और कुछ एविडेंस नहीं देते, लेकिन हमें भी उसमें तर्क निकालना चाहिए कि ये क्यों लिखा जा रहा है, उसका इसके पीछे किसको फायदा हो रहा है। इसको हम अगर मान लेते हैं तो फायदा नुकसान हमें क्या होने वाला है। तो ये मीडिया, सिर्फ व्हाट्सएप नहीं, उसके पहले टीवी, न्यूज़पेपर्स, ये जो भी हमारे माध्यम है, सब में बहुत कुछ हमें कहा जाता है। कभी कभी बहुत अच्छे एविडेंस के साथ कहा जाता है कि ये हुआ, इसका मतलब ये हो सकता है, लेकिन कभी कभी हमें सिर्फ ऐसा ही कहा जाता है कि तुम ऐसे सोचो और ऐसे मत सोचो। तो ये हमें कैसे देखना है, तर्क संगत के साथ देखना है कि हम क्यों ये जो व्हाट्सएप बोल रहा है उसी तरह सोचे। ये व्हाट्सएप क्या स्पष्ट है, क्या उसमें किसी का फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, और एक फ्लेक्सिबली उसमें है कि नहीं। और सबसे बढ़िया जो क्राइटेरिया जो मेरे लिए जरूरी रहता है, या तो किसी के लिए घृणा जो पैदा करता है, वैसी बातें मेरे दिमाग में कभी जाती नहीं, मेरी आंख से कान से जो भी आती जाती ही नहीं है। तो हमारे जो वैल्यूज है, हमारे मूल्य है, इंसानियत के मूल्य है, तो इंसानियत के मूल्यों से ये क्या बताया जा रहा है। हम जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में वहीं सब काम कर रहे हैं, तो वहां तो और भी जरूरी है कि हम किताब पढ़ के पढ़ाते हैं, हम हमारे दिमाग से नहीं पढ़ाते। और किताब भी जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी किताबें बहुत कुछ बोलती है, हम वही किताब चुनते हैं कि जिसमें अच्छी तरह से तर्क तर्क के साथ ज्ञान दिया गया हो, और उसी तरह से हम फिर पढ़ाते हैं। जो जनरलाइज करता है कि मेरे साथ हमेशा बुराई होता है, तो क्या हो गया, मेरे साथ अगर 10 में से 9 बार अच्छा हुआ लेकिन एक बार कुछ बुरा हुआ, तो मैं सामान्यकरण जनरलाइज कर देती हूँ, मेरे साथ हमेशा बुराई होता है। ये भी एक तर्कहीन सोच है। अभी आप तर्क से देखो कि कितनी बार बुरा हुआ, कितनी बार अच्छा हुआ। तो जैसे मैंने बताया, 9 बार शायद अच्छा हुआ है, एक ही बार बुरा हुआ, लेकिन ये आदत हो जाती है हमारी बोलने की, मेरे साथ हमेशा बुरा ही रहता है। तो उसमें भी थोड़ा पॉज लाके थोड़ा सोचे कि नहीं, मेरे साथ ज्यादातर अच्छा होता है, कभी कभी बुरा होता है। जैसे होता है वैसे समझना बात को, उसको बड़ा चढ़ा के नहीं समझना, भावुकता से नहीं समझना कि अरे ये तो बुरा हुआ। इसमें क्या होता है, भावुकता आ जाती है तो तर्क थोड़ा कम हो जाता है। फिर दूसरी तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत बार दूसरे को दिमाग पढ़ हम पढ़ सकते हैं, उसके लिए हम हमारी क्षमता है ऐसे समझते हैं। उसने कुछ कहा नहीं है लेकिन मैं समझ गया, मुझे मालूम है कि उसके पीछे उसमें के दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये मैंने पहले ही बताया। तो ये सब जो तर्कहीन सोच की आदतें हो जाती है हमारे में, उस पर थोड़ा रोक लगाना है, थोड़ा तर्क वाला सोचना हमें शुरू करना है। और इससे क्या फायदा होता है, इससे हमें समझ में आता है कि कौन सी माहिती पे हमें जोर देना चाहिए, कौन सी माहिती को हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी ये बीच में एक थोड़ी 2-3 स्लाइड्स देखेंगे, बाद में फिर से मैं बात करना शुरू करूंगी।
a lot of the pain that we are dealing with are really only thoughts. ये विचार शक्ति की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2-3 स्लाइड इतनी अच्छी तरह से हमें समझाती है कि विचार का महत्व क्या है। और जब हमें दुख दर्द होता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका लेता है वो है हमारे विचार, हमारे थॉट्स। When you react, you are giving away your power. When you respond, you are staying in control of yourself. जैसे मैंने बताया कि हम प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते। हमारा जो वर्तन है वो सामने वाले के वर्तन के हिसाब से चलता है। तो हमें, जैसे कल भी बात कर रहे थे, हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में रहना चाहिए। हमारा रिमोट कंट्रोल, जीवन कौशल्य, ये हमारा रिमोट कंट्रोल, वो हमारे हाथ में रहना चाहिए। रिएक्ट करते हैं तो वो पावर किसी के पास चला जाता है। बट व्हेन यू रिस्पॉन्ड, दोनों में बहुत फर्क है। रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया देना, या रिस्पॉन्ड, प्रतिभाव देना। Then you will remain in control of yourself. और ये रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें ये सक्रियात्मक सोच की जरूरत है। प्रैक्टिस द पॉज बिफोर जजिंग। जो हम एक जज की तरह एक तय कर लेते हैं कि ये औरत ऐसी है, वो आदमी वैसा है। पॉज करना बहुत जरूरी है। किसी को भी लेबल लगाने से, जजमेंट देने से पहले रुको, हम क्यों बोल रहे हैं। पॉज बिफोर एज्यूमिंग, जो धारणाएं हम करते हैं उसके पहले रुको। पॉज का मतलब है रुको। सब अभी कंप्यूटर में मालूम है, वीडियो में, कि हम पॉज का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमें करना है। पॉज whenever you are about to react harshly and you will avoid doing and saying things you will later regret. बहुत बार ये जो रिएक्शन देते हैं बिना पॉज के, बिना सक्रियात्मक सोच के, इससे बहुत नुकसान भी कर बैठते हैं। जिंदगी भर हमें अफसोस रहता है मैंने ये क्यों कहा, और संबंध में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ओके, आई विल टेक दिस अ लिटिल लेटर। गोइंग बैक टू हम जो बात करते थे कैसे तर्क संगत विचार शक्ति करनी है। उसके बाद हमने बात की कि लवचिक विचार शक्ति। सब एक ही तरह से काम करने से बदले थोड़ा अलग से सोचे, थोड़ा विकल्पों के लिए दिमाग को खुला रखे। इसी से लोगों की अलग अलग सोच भी हमें बहुत मदद में रहती है। जैसे कि बहुत बार कोई अलग तरह से सोचता है हमसे, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हम उससे ज्यादा बात नहीं करते। हमें लगता है कि ये गलत सोच है, मेरी उसके साथ जमती नहीं है। लेकिन ये अलग अलग सोचों को भी अगर हम ओपन माइंड से, खुलेपन से विचारे, हमें अपनाने की जरूरत नहीं। अगर हमें नहीं लगता है कि हमें इस तरह से जीना है, कि ये है जो रात भर देरी से काम करते हो, देरी से उठते, मैं तो जल्दी सोने वाली हूँ, जल्दी उठने वाली हूँ, तो मुझे लगता है कि ये गलत कर रहा है। हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि जल्दी उठो तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक उदाहरण है कि अगर किसी को ज्यादा वो जम रहा है तो उसका स्वीकार कर सके। तो ये हमारी सोच अगर ये कहती है कि नहीं ये गलत है, तो उस व्यक्ति के साथ जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम ये सोच सके ये उसकी चॉइस है, उसको उस तरह से अच्छा लगता है और उसको पूरा फ्रीडम है, वो अपनी चॉइस से जिए ना जीवन। मेरी चॉइस अलग है तो मैं अलग तरीके से जीना चाहूंगी। इसमें एक स्लाइड बहुत अच्छी है जो मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ। एवरीथिंग वी हियर इज एन ओपिनियन। अभी ये चित्र आप देखिए, आपको कितनी लकड़ियां यहाँ दिख रही है। अभी ये जो यहाँ से दिख रहा है उसको 4 दिख रही है, ये जो यहाँ से देख रहा है उसको 3 दिख रही है। सबको दिख रहा है? ये शायद आपने व्हाट्सएप में भी देखा होगा। तो किसकी बात सही है? ये 4 लकड़ियां है कि 3 है? हम कैसे तय करेंगे? सच में कितनी है? तो हम इतना ही ये देख के तय कर सकते हैं
कि एवरीथिंग वी हियर इज एन ओपिनियन, नॉट अ फैक्ट। ये इनका ओपिनियन है जो बाएं तरफ खड़ा है कि लकड़ियां 4 है, और जो दाएं तरफ खड़ा है उसका ओपिनियन है कि लकड़ियां 3 है। तो उसका दृष्टिकोण अलग है। एवरीथिंग वी सी इज अ पर्सपेक्टिव, नॉट द ट्रूथ। हम ये मान ले कि जो हम देख रहे हैं वही सही है, वही सत्य है, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये हमारा दृष्टिकोण है जो हमें एक तरह से सोचने को के लिए हमें डायरेक्शन देता है। किसी और का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। तो ये अगर ये दोनों झगड़े पे आ गए, दलीलबाजी शुरू हो गई, नहीं नहीं मैं बोलता हूँ 4 और नहीं मैं बोलता हूँ 3 है, तो इसका कोई अंत नहीं आने वाला है, झगड़ा होने वाला है, दोनों के मन में बुरा लगने वाला है। लेकिन अगर मैं ये सोच सकूं, ये बाएं वाला ये सोचे कि मुझे तो 4 दिख रहा है, शायद तुम जहां खड़े हो वहां से 3 दिख सकते हैं, तो ठीक है, तुम्हारी दृष्टिकोण से 3 है तो ठीक है, मुझे तो 4 दिख रहा है। तो क्या होता है, हम दलील नहीं करते हैं, हम समझाते हैं कि हमारे दृष्टिकोण से यहाँ से 4 दिख रहा है। और अगर दोनों अपनी जगह बदल के भी देखेंगे तो भी एक दूसरे को ज्यादा समझ पाएंगे कि उसको क्यों अलग दिख रहा था। तो दूसरों की जगह पे हमें रख के भी हम सोच सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये कौन सा कौशल्य आ गया? ये भी एक कौशल्य है फ्लेक्सिबिलिटी का। जड़ता ना रखे दिमाग में, ऐसा ही सही है, मैं जो मानता हूँ वही सही है। बहुत बार इतना स्कूल कॉलेज में ऑफिस में आर्ग्यूमेंट्स पे चले जाते हैं, क्यों? मेरी हमें सुनना ही नहीं है कि दूसरे को क्या कहना है। तो अगर हम शांति से यही कह सके कि भाई मेरे दृष्टिकोण से ये सही है, आपके दृष्टिकोण से शायद ही नहीं है, तो ये जो दलीलबाजी से जो नुकसान होता है उसको हम रोक सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे सकारात्मक सर्जनात्मक विचार शक्ति, क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाए। अब ये क्रिएटिविटी में भी हमें लगता है कि ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उन लोगों ने इतनी सारी नई नई चीजें बनाई, तो उसके लिए तो बहुत बुद्धिमत्ता चाहिए, मेरे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो मैं कहाँ से क्रिएटिव होने वाली। लेकिन ये भी एक बहुत सामान्य कौशल्य है, बहुत जरूरी है और मुश्किल नहीं है। उसमें क्या चाहिए, थोड़ा खतरा उठाने का एक अभिगम होना चाहिए। अभी मैं एक ही रास्ते से हमेशा ऑफिस जाती हूँ और मुझे किसी ने बताया कि अब ये फ्रीवे हो गया है, उससे तुम्हें अगर वो रास्ता लिया तो तुम जल्दी पहुंच जाओगी। तो मुझे लगता है मुझे कोई जरूरत नहीं है वो रास्ता लेने की, मैं जो रास्ते से रोज जा रही हूँ वही सही है, मुझे क्यों बदलना चाहिए। लेकिन अगर मेरे में खतरा उठाने की एक एक मेरा अभिगम है, या तो मुझे कुतूहल है कि अगर कोई कह रहा है कि तो मुझे जाके देखना है कि सच में क्या वो ज्यादा अच्छा रास्ता है, मुझे जल्दी पहुंचाएगा क्या, और देख के मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है। तो मैं ऑलरेडी क्रिएटिव हो गई, मैं ऑलरेडी सर्जनात्मक हो गई। लेकिन अगर मैंने वो विकल्प ही निकाल दिया मेरे दिमाग में से, मुझे झड़ी रहना है, वही रास्ते पे जाना है, तो मुझे ये आनंद नहीं आने वाला है जो मुझे कुछ नया सीखने में मिलेगा। फिर जो भी हो रहा है उसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। कभी ये लोग बोलते हैं कि अगर फाइलिंग करते हैं हम अल्फाबेटिकली ऑफिस में, तो ए से शुरू करते हैं। मैंने देखा है, मैंने जब मैं पीएचडी कर थी बहुत सारे ऑफिसों में क्लरिकल काम किया था, तो मैंने सोचा इतनी अलग अलग तरह से फाइलिंग होती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अलग हो सकता है। तो जो करे उसका उल्टा, एक जगह पे मैंने देखा कि जेड से शुरू करते, कभी ऊपर के शर से शुरू करते, कभी नीचे से शर से शुरू करते। अभी ये सब सिर्फ चेंज के लिए नहीं, काफी उसमें तर्क भी कभी कभी मुझे वो लोग समझाते थे कि क्यों ये करना उनको बेहतर लगा। और जो भी बेकार है वो निकाल ही देते। कुछ एक XYZ में तो ज्यादा कुछ आता ही नहीं है, नाम ज्यादा से, तो उसके लिए ज्यादा जगह नहीं रखनी है। तो ये क्या है, कहीं पे रूल पे नहीं लिखा रहता है नियम में कि ऐसे ही काम करो,
लेकिन अगर हमारी सोच सर्जनात्मक है, अगर हम सोचते हैं, कुछ अलग करके देखते हैं, कुछ ज्यादा बेहतर करके देखते हैं, तो ये हो सकता है। कभी कभी अल्फाबेटिकल करना भी नहीं पड़ता है, हम क्रोनोलॉजिकल करते हैं, साल के हिसाब से फाइल लगाते हैं, सबसे पुरानी पहले या सबसे नई फाइल पहले, या तो डिपार्टमेंट वाइज हम फाइल्स लगाते हैं। बहुत अलग तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फाइलों का। और अगर किसी ने ये कुछ नया करने का सोचा, तो बाकी के सहकार्यकर्ताओं को भी थोड़ा ओपन रहना चाहिए, खुलापन। चलो देखते हैं ये करके, शायद ये जो कह रहा है उसमें फायदे ज्यादा है, तो ये भी क्रिएटिविटी हो गई। अगर हम हमारा क्लासरूम भी देखें कि किस किस तरह से हम बैठते हैं एक लाइन में, कभी सर्कल बना के भी बैठ सकते हैं। अगर अगर हम हमारे शहर को देखें जहां हम रह रहे हैं, तो हमें लगता है कि शायद ये जहाँ रेसिडेंशियल कॉलोनीज ज्यादा है, वहां पे स्टोर्स कम क्यों है? जहाँ जिसको जो जरूरत पहले लगनी चाहिए, हम देखते बहुत बार होता है स्कूल कॉलेज के पास स्टेशनरी स्टोर होगा ही, लेकिन जब नहीं होता है तो सोचते हैं कि क्यों नहीं है। तो अलग तरह से सोचना, इस तरह से सोचना कि हमारा जीवन ज्यादा फैसिलिटीज वाला, ज्यादा कन्वीनियंट वाला हो सके। और ये करने में अगर आप ट्राई करोगे, ये खुलापन, ये सृजनात्मक सोच से काम करने में, तो बहुत आनंद आता है। जो एक बोरिंग हो जाती है एक जिंदगी, हमारी रोज की रूटीन, एक ही तरह का सब काम, उसमें कुछ अलग करने में आनंद आता है, एक ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। नहीं, अरे आज से मैं वो नई सिस्टम शुरू करने वाली हूँ, तो मुझे देखना है कि उससे क्या फायदा होता है। तो ये जो कुतूहलता बच्चे की तरह रहनी चाहिए हमारे में, और आनंद आना चाहिए, तो ये सृजनात्मक क्रिएटिविटी हम सब में आ सकती है। अभी बढ़ेंगे सकारात्मक सोच की तरफ। हमने कल से ये बात तो शुरू की है कि हमें खुद को सकारात्मक तरीके से खुद के बारे में सोचना चाहिए, नकारात्मक नहीं। तो सकारात्मक सोच हम पहले खुद से शुरू करते हैं, और उससे हमारा आत्मगौरव, आत्मसम्मान बढ़ाते हैं। फिर हम सकारात्मक सोच दूसरे के बारे में भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे आगे कि हमारे संबंध, कल जो संबंध वार्तालाप बातचीत के बारे में बात करेंगे, कि दूसरों के बारे में सकारात्मक सोचना भी बहुत जरूरी है जिंदगी में। उसी से हमारे संबंध सकारात्मक होते, उसी से हमें सबसे ज्यादा आनंद आता है। फिर हमारे भूतकाल और वर्तमान के बारे में हमें सकारात्मक सोच सकते हैं क्या? बहुत बार पूरी जिंदगी हमें इतनी कठिनाइयां झेली है, तो हम अभी भी झेलते ही रहते, जो बात खत्म हो गई है कि मेरे बचपन में ये हुआ, बहुत मुश्किलें थी, अभी नहीं है, लेकिन हमारे मुंह पे फिर भी स्माइल नहीं आती है। इतना दुखी रहते हैं हम, हमारे दुखे गिन गिन के। तो अगर हम हमारे भूतकाल में क्या अच्छा हुआ वो पहले गिने, जैसे हमने बताया आत्मगौरव में हमें, हमारे में क्या खूबियां है, और अगर हम ये सोचने बैठे कि हमारे जीवन में, बचपन में, अब तक के जीवन में कितनी अच्छी बातें हुई है, तो क्या हमें बहुत कुछ नहीं मिलेगा? सबको मिलेगा। जिसने बहुत मुश्किलें झेली है, उनको भी बहुत कुछ मिलेगा कि मेरे जिंदगी में हाँ ये हुआ था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुंच सकी। कि मेरी माँ बचपन में गुजर गई, लेकिन मेरे बड़ी बहन ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मेरा जीवन बिल्कुल पॉजिटिवली आगे बढ़ा, मैं बहुत आगे बढ़ पाई आज तक। तो माँ के गुजरने का दुख तो है ही, लेकिन अगर उसी पे सोचते रहते हैं, तो जो बहन ने दिया, जो बहुत बढ़िया परिवार ने, बाकी के परिवार के लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, वो हम कभी कभी भूल जाते। तो वो याद करके फिर अच्छा लगता है कि नहीं, जीवन में बहुत कुछ अच्छी चीजें। एक बार मैं एक एनजीओ में गई थी, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, अपंग बच्चों के साथ काम करते थे। तो वहाँ एक पोस्टर लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा ये पॉजिटिव थिंकिंग में ये उदाहरण देती हूँ कि
एक लड़का था जो बहुत माँ बाप से रो रहा था कि मुझे नए जूते चाहिए, और उसको लगता था कि मैं बहुत पुराने जूते पहनता हूँ, मैं अभी तंग आ गया हूँ, मुझे नए, बहुत दुखी था कि मुझे नए जूते नहीं दे लेके आते मेरे माता पिता। फिर उसके एक दोस्त ने उसको देखा तो देखा कि उसके पास तो जूते ही नहीं है। तो उसके लगने लगा कि हाँ, मेरे पास जूते तो है, भले पुराने हैं, जूते तो है। फिर आगे बढ़ के उसने एक बच्चे को देखा कि जिसके पास पैर ही नहीं थे। तो जिसके पास जूते नहीं थे उसको भी लगा कि नहीं, मेरे पास पैर तो है। तो हम जो भी चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं कि जो हमारे पास है, वो हम नहीं देखते। जो नहीं है उसके बारे में दुखी होने लगते हैं। तो जब भी ये सोच आया, दुखी भावना हो गई, तभी अगर हम सोचे कि हमारे पास क्या है, तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है। और अगर भूतकाल और वर्तमान में सकारात्मक सोचने की आदत डालते हैं, तो हमें भविष्य के बारे में भी सकारात्मक सोचने की आदत हो जाती है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि हमारे प्रॉब्लम्स नहीं थे, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ अच्छा भी था। उसी तरह फ्यूचर के लिए जो हम ऑप्टिमिज्म बोलते हैं, सकारात्मक सोच भविष्य के लिए, उसका ये मतलब नहीं है कि सब अच्छा हो जाने वाला है, मेरी सब इच्छाएं पूरी होने वाली है और मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही जीवन मिलने वाला है। नहीं, सकारात्मक भविष्य के बारे में जब हम सोचते हैं, तो हम, इसका ये फायदा है कि हम ये सोचे कि भविष्य में भी जो प्रॉब्लम्स आएंगे, साथ साथ अच्छी बातें भी होगी मेरे जीवन में। मेरे पास इतनी हिम्मत भी आएगी कि मैं मेरी समस्याओं को सामना कर सकूं। तो ये सकारात्मक सोच के ये फायदे कि हमें प्रॉब्लम्स को फेस करने की ऊर्जा मिलती है, ये सोचने से कि मेरे पास बहुत कुछ अच्छा है, मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है लेकिन ज्यादा अच्छा हुआ है। तो जो नहीं अच्छा हुआ है उसको हम छोटा कर देते हैं। अब तक दिमाग में वो बहुत बड़ी बात थी कि मेरे इतने सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब हम अच्छी हमारे जीवन की अच्छी बातें को भी गिनते हैं, तो लगता है कि वो तो ज्यादा है, वो जो मुश्किलें है वो थोड़ी कम है। तो कितनी सारी ऊर्जा मिलती है। प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए वो एनर्जी चली जाती थी जब हम सिर्फ नकारात्मक सोचते थे, लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो गिन के हमारे में एनर्जी आती है कि भी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत कुछ अच्छी बातें भी है और मैं ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकूंगी। एक बोलते हैं ग्रैटिट्यूड प्रेयर, जैसे बोलते हैं आभार की प्रार्थना। एक लुइस हे, एक ऑथर ने जो लिखा है, उसमें से मैं थोड़ा मैंने बदली करके लिखा है और हिंदी में ट्रांसलेट किया है। उसने किन से आभार माना है। अगर हम सकारात्मक सोच करते हैं तो हमें ये सब चीजें, लोगों, सबका आभार मानना चाहिए कि उसने मेरे जीवन में कितनी अच्छी बातें लाई। तो ये पहली बात जो आभार की प्रार्थना में वो लिखते हैं वो है, मैं अपने आप के लिए और अपने शरीर के लिए आभारी हूँ कि मेरे पास ये शरीर है, मेरे पास मैं हूं, मेरे पास ये शरीर है। मेरे अपने देखने, सुनने, स्पर्श करने, स्वाद चखने और महसूस करने की शक्ति के लिए आभारी हूँ। सब हमारे जो सेंसेस है, उसके उसके कारण मैं कितना अच्छा जीवन जी पाती हूँ। ये सब हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, उसमें क्या आभार माने। लेकिन ये सोचना कि मैं नसीबवान हूं कि मैं सब ये कर सकती हूँ। मैं अपने हुनर और काबिलियत के लिए आभारी हूँ, जो हम कल बात करते, मेरी जो भी खूबियां हैं उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं सारी प्रकृति के लिए आभारी हूँ। ये हवा, पानी, धरती हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं ना कि ये है ही। अभी ये कोरोना वायरस के कारण बहुत कुछ हमारी एक जागृति आ रही है कि हमने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा है, उसके कारण हमने बहुत कुछ मुश्किलें झेली है। हम उसका आभार नहीं मानते, हम उसकी कदर नहीं करते हैं कि जो कुदरत, जो क्लीन एयर, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, तो बहुत मुश्किल हो गया अभी ढूंढना।
लेकिन अभी गाड़ियां नहीं चल रही रास्ते पे, जब नहीं चल रही थी तो आकाश इतना स्पष्ट था, इतनी स्वच्छ हवा में मिल रही थी। तो ये कुदरत की कद्र करना बहुत ही जरूरी है। मैं अपने परिवार, दोस्त, मेरा काम, मेरा पगार, इस सब के लिए आभारी हूँ। इस सबके कारण मुझे मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। मैं अपने पिछले अनुभवों के लिए आभारी हूँ। अगर मुश्किलें थी तो भी मैं उसकी आभारी हूँ, क्योंकि उसके कारण मुझे बहुत सीखने को मिला। और मैं आज के लिए आभारी हूँ, और मेरी आने वाले कल के लिए भी आभारी हूँ। ये 2 स्लाइड्स देखते हैं इसके लिए। ये पहली स्लाइड ये बताती है, क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन। जैसे मैंने बताया कि सृजनात्मक सोच से काम करने में आनंद बढ़ता है। अभी ये थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड, आभार वृत्ति की बहुत बढ़िया स्लाइड है। बी थैंकफुल दैट यू डोंट ऑलरेडी हैव एवरीथिंग यू डिजायर। इफ यू डिड, व्हाट वुड देयर बी टू लुक फॉरवर्ड टू। सब कुछ नहीं मिला है उसके लिए भी थैंक यू सोचना चाहिए। एक बार जो नहीं मिला है वो मिल जाता है तो उसकी भी कद्र कम हो जाती है। बी थैंकफुल व्हेन यू डोंट नो समथिंग, फॉर इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। वो भी सीखने की एक मौका मिल जाता है जब हमें कुछ नहीं मालूम। बी थैंकफुल फॉर द डिफिकल्ट टाइम्स, ड्यूरिंग दोज टाइम्स यू ग्रो। हमें कितनी मेच्योरिटी आती है जब मुश्किलें आती है, हम उसका सामना करते हैं, हम बहुत मेच्योर बनते हैं, हमारा कौशल्य बढ़ता है। Be thankful for your limitations because they give you opportunities for improvement. कुछ नहीं है, क्षतियां है, वो भी सही है। कल हमने देखा इम्परफेक्ट होना नेचुरल है और उसमें भी आनंद लेना चाहिए। Be thankful for your mistakes. They will teach you valuable lessons. भूल हो गई तो अच्छी बात है ना, उससे हमें सीखने को मिलता है। Be thankful when you're tired and weary because it means you have made a difference. It is easy to be thankful for the good things. A life of rich fulfillment comes to those who are also thankful for the setbacks. अच्छी चीजों के लिए तो बहुत हम सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ, एक तरह का ग्रेटिट्यूड, आभार वृत्ति आती है दिमाग में। लेकिन जब अच्छा नहीं चल रहा हो तो भी थैंकफुल सोचना कि ये बहुत कुछ चीजें अच्छी तो है, कुछ चीजें नहीं है, कुछ मुश्किलियां हैं, लेकिन बहुत सी चीजें अच्छी है। Find a way to be thankful for your troubles and they can become your blessings. Troubles को हमें आशीर्वाद में बदल लेना है। मुश्किलियां आती है तो उसके भी फायदे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ लिखा है। एक ये स्लाइड भी मुझे बहुत पसंद है कि जो मुझे हेट करते हैं उसको भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक्स टू दोज हु हेटेड मी, यू मेड मी स्ट्रॉन्गर। उसके कारण मैं स्ट्रॉन्ग बनी हूँ। थैंक्स टू दोज दैट लव्ड मी, यू मेड माई हार्ट गो फॉन्डर। ये तो आसान है, जो लोग मुझे प्यार करते हैं उसको मैं थैंक यू बोलती हूँ। Thanks to those who cared, you made me feel important. Thanks to those who entered my life, you made me who I am today. जो चले गए मेरी जिंदगी में, जो आए रुके, उसको तो थैंक यू मैं बोलती हूँ। जो चले गए उसके लिए भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, बिकॉज यू शोड मी दैट नथिंग लास्ट फॉर एवर। कायम के लिए कोई भी नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। थैंक्स टू दोज हु स्टेड, यू शोड मी ट्रू फ्रेंडशिप। Thanks to those who listened, you made me feel like I was worth it. अभी इस तरह की सोच से हम देखना है कि निर्णय कैसे लेना है। हमने शुरुआत की कि हम डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, कैसे निर्णय लेने की क्षमता हमें आनी चाहिए। तो निर्णय लेना सोचने के बाद होता है। ये जो रिएक्शन से हम जो भी डिसीजन लेते हैं, ये सोचा हुआ निर्णय नहीं होता है। तो सोचे हुए निर्णय के लिए ये सक्रियात्मक सोच जरूरी है। कैसे हम निर्णय लेंगे?
अभी पहले तो किसके बारे में निर्णय लेना है, वो तर्क संगत से थोड़ा सोचेंगे, मुद्दा क्या है, किसके बारे में निर्णय लेना है। अभी बहुत बार पति पत्नी में झगड़े होते हैं क्योंकि जहाँ वो रहते हैं वहाँ मुश्किलियाँ है, पानी ठीक से नहीं आ रहा है, जाने का रास्ता थोड़ा डेंजरस है और बच्चों की स्कूल बहुत दूर है। तो झगड़े चलते रहते हैं बच्चों के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ, और झगड़े से आगे जा नहीं पाते क्योंकि सोच नहीं पाते कि प्रॉब्लम क्या है। तो अगर मुद्दा क्लियर हो जाए कि ये घर बदलने की ज़रूरत है, अगर इससे बेहतर लोकेशन, थोड़ा दूर भी जाना पड़े, लेकिन बच्चों के स्कूल के लिए अगर बस स्टॉप भी नज़दीक हो या रेलवे स्टेशन नज़दीक हो तो थोड़ा दूर जाएंगे तो चलेगा, या तो माँ बाप थोड़ा दूर अपने ऑफिस से जा सके लेकिन बच्चों को नज़दीक में घर लेना ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम मेनली क्या है, अगर पहले सोचें, क्लैरिटी, स्पष्टता से नहीं सोचेंगे तो निर्णय लेना भी मुश्किल है। और लगता है कि यार निर्णय लेना तो स्पष्ट ही होता है कि मुद्दा क्या है, बहुत बार स्पष्ट नहीं होता है, हम बहुत उलझन में पड़े रहते हैं कि क्या, किस बारे में निर्णय लेना है, वो भी क्लियरली हम स्पष्टता से नहीं सोच सकते। और अगर सोच लिया, क्लियर हो गया कि घर बदलना है, तो फिर क्रिएटिवली उसके विकल्प देखें। अगर बच्चे कहेंगे नहीं हमें तो यहाँ छोड़ना ही नहीं है, ये घर छोड़ना ही नहीं है क्योंकि बाकी सब प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे रहते हैं और पत्नी का ऑफिस बहुत दूर है, दूसरी जगह जाएंगे तो दूर हो जाएगा, तो अपने बजट के अनुसार कितने, कहाँ कहाँ कौन से लोकेशन में घर देख सकते हैं, तो उसके विकल्प तो देखना पड़ेगा ना। अगर सबकी जिद है कि ये मेरे तरह से ही हो, मेरे दोस्त है वहीं रहना है, मेरी ऑफिस नज़दीक है वहीं जाना है, जहाँ पानी हो वहीं आना है, तो ये सब चीज़ों के लिए कौन से सबसे प्रायोरिटी है, तो इसके लिए ऑप्शन बना, विकल्प बनाएंगे ना। ये एरिया में अगर जाएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा लेकिन वो दूसरा वाला प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो अगर जड़ता से सोचेंगे कि ये तो नहीं करना है तो हम कभी भी दूसरा घर नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर फ्लेक्सिबली सोचेंगे, विकल्प देखेंगे, जो भी किसी फ्रेंड ने भी बता दिया कि चलो यहाँ एक अच्छा ये मिल रहा है, अब देखो तो सही, दूर है थोड़ा लेकिन अच्छा है, सस्ता भी है, तो अगर हम ओपननेस रखेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, तो हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, हमारे विकल्प बढ़ जाएंगे। जितने ज्यादा विकल्प उतना सही निर्णय लेने की शक्यता बढ़ जाती है। फिर बजट के अनुसार लेना है, फायदे गैर फायदे भी सब में देखते हैं। अगर विकल्प रहे चलो 10 घर देख लिए, फायदे गैर फायदे भी देखेंगे सब में, और बजट के अनुसार कौन सा फिट होता है वो भी देखेंगे। फिर साथ में मिलके अगर ये निर्णय ले सकते हैं, या अगर मुझे अकेले को लेना है मेरा निर्णय कि मुझे कौन सी करियर करनी है या मुझे कौन सी नौकरी करनी है, क्योंकि घर लेने के बारे में तो पूरा फैमिली डिसीजन मेकिंग होगा, परिवार बैठ के डिसीजन लेगा, क्योंकि पूरा परिवार खुश रहना चाहिए जहाँ भी हम जाने वाले हों। तो ये तीनों सोच का उसमें बहुत फायदा है कि हम तर्कता से सोचें, थोड़ा सृजनात्मक विकल्पों को देखें और पॉजिटिवली सोचें कि हम, अगर ये मुश्किलियाँ में हमारी ये यहाँ जाने से कम हो सकती है तो बाकी जो परेशानी है वो हम झेल लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है कि बच्चों की स्कूल, मान लो जो भी हमने प्रायोरिटी लगाई है, या सेफ लोकेशन। ठीक है। और निर्णय लेने में दूसरी दो बातें बहुत जरूरी है कि उसके परिणाम की जिम्मेदारी लेना। निर्णय लेने के बाद मान लो कि ये जो घर में गए वहां कुछ जो पता नहीं था वैसे प्रॉब्लम्स देखने को आए, तो फिर से झगड़ा शुरू नहीं होना चाहिए। तुमने बोला था इसलिए वहां गए, मैं तो कह रही थी कि वहां मत जाओ, ये हो जाता है। अगर फैमिली एक साथ होगी और एक साथ डिसीजन लेते हैं कि हम ये कारण से ये घर पसंद करते हैं, पूरे फैमिली को वो डिसीजन को मानना चाहिए, और फिर वो फैमिली का डिसीजन होता है, फिर इंडिविजुअल व्यक्ति का डिसीजन नहीं रहता है। और डिसीजन निर्णय लेने में भूल भी हो सकती है और उससे भी घबराना नहीं चाहिए।
कभी कभी एक करियर में भी 2 साल कॉमर्स करने के बाद कभी मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे तो आर्ट्स ही करना था। तो 2 साल के बाद भी अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं ये मुश्किल, मेरी जो भूल हुई है वो सुधार सकती हूँ। तो भूल होना कुछ गलत बात नहीं है। और जब भी हमें हमें समझ में आता है कि पूरी जिंदगी पड़ी है, ये 1-2 साल गए मेरे वेस्ट हुए, लेकिन उसमें भी मैं बहुत सीखी, लेकिन अभी भी मैं मेरी करियर चेंज कर सकती हूँ। तो निर्णय ले लिया माने एक पूरा, वो भी एक जड़ता जीवन में नहीं आनी चाहिए कि हमने मिलके ये निर्णय लेना है, अभी यही घर रहना है, अभी हम घर फिर से बदली नहीं करेंगे। सच बात है, घर घड़ी घड़ी बदली करना आसान बात नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे निर्णय होते हैं कि जो हमें लगते हैं कि अगर गलत हो गए तो उसको हम सुधार सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी निर्णय लेने के लिए जो हमारी सोच बदलनी है उसके बारे में। अभी हम बात करेंगे थोड़ी भावनात्मक बुद्धि के बारे में। अभी हमारे पास टाइम पूरा जाने के लिए, भावनात्मक बुद्धि पूरी समझने के लिए समय कम है, लेकिन हम जितनी भी बात उसके बारे में कर सकते करेंगे। अभी ये क्या है भावनात्मक, भावना क्या है, पहले ये सोचते हैं। कल किसी ने बताया कि मैं मेरे गुस्से का कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या है गुस्सा? एक भावना। भावना माने क्या? वो सोच से कैसे अलग है? भावना में हमारी नसें उत्तेजित होती है, हमारी पूरी बॉडी उसमें एंग्रॉस हो जाती है, जैसे कि गुस्सा, डर और सकारात्मक भावनाएं भी, जैसे कि खुशी या प्यार। पूरा शरीर जैसे थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। और जब नकारात्मक भावनाएं होती है तो उसमें नुकसान भी ज्यादा होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट पे असर हो सकती है, स्ट्रेस बहुत कुछ हो गया, तनाव बहुत हो गया जिंदगी में, तो काफी शरीर पे नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कल बात की कि भावनाओं का मतलब ही यह है कि जीवन के लिए जरूरी है। अगर डर लगेगा तो हम गिर नहीं जाएंगे, जंगल में डर लगेगा तो हम अकेले जानवरों के साथ, जानवरों का डर लगेगा तो जंगल में अकेले नहीं जाएंगे। गुस्सा आया, अगर अन्याय हुआ तो हम उसके बारे में कुछ करेंगे। भावनाएं हमेशा कुछ करने के लिए उत्तेजित करती है, एनर्जी बढ़ती है, हमें अभी उसके लिए कुछ करना है। तो ये बहुत महत्व की बात है हमारे जीवन में, जैसे जितनी सोच उतनी भावनाएं। ये दो चीजें आत्मगौरव के लिए, संबंधों के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। ये दोनों को समझना और दोनों को सकारात्मक करना तो बहुत बढ़िया हमारा फाउंडेशन हो जाता है। तो भावना और सोच में भी बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है। अभी आप शायद खुद समझ रहे हैं कि जो अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमें नकारात्मक भावनाएं आएगी, हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक भावनाएं आएगी। तो भावनाओं के पीछे सोच का बहुत बड़ा हाथ है। और अपेक्षा, हम समझते हैं कि मेरी परिस्थिति है इसलिए मुझे उदासीनता है, मेरी परिस्थिति खराब है इसलिए मुझे उदासीनता आ रही है, लेकिन सोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है परिस्थिति से। अभी एक उदाहरण लेते हैं कि एक लड़की को मान लो अपनी एसएससी में 60% मार्क्स आए, तो जो माँ बाप ने सोचा था कि मेरी बच्ची को 50% भी आए तो बहुत हो गया, वो डल है, इतना पढ़ती नहीं है, तो शायद इससे ज्यादा नहीं आएगा। उनको अगर उन्होंने देखा कि उसको 60% आ गए अपनी बेटी को, तो बहुत खुश हो गए। सेम परिस्थिति दूसरे माँ बाप की देखो, जो सोच रहे थे कि बेटी ने बहुत मेहनत की है तो 70% तो आने ही चाहिए उसको मार्क्स, और उसको अगर 60% आ गए तो वो तो बहुत उदासीन हो जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? परिस्थिति के कारण भावना नहीं हुई है, परिस्थिति के बारे में जो सोच है उससे भावना हुई है। एक में सोच ये है कि बहुत अच्छा हुआ, दूसरे में सोच ये है कि बहुत बुरा हुआ। तो हम हमेशा बोलते कि ये मेरी सिचुएशन के कारण मैं ऐसा हूं। नहीं, हमारी सिचुएशन के कारण हमारा जीवन हम नहीं जीते, हमारी सोच के कारण जीते। हमारी भावनाएं जो है वो हमारी सोच के कारण आती है। तो इसलिए सोच कैसे सोचे वो बहुत महत्व का है।
और ये कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि भावनात्मक बुद्धि का बहुत महत्व बढ़ा है साइंस में, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास में, स्कूल्स में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी। पहले तो ये था कि तुम्हारी आईक्यू ज्यादा होगी, होशियार होगे, तुम्हारे मार्क्स अच्छे होंगे तो तुम्हें बढ़िया जॉब मिल जाएगी, तुम्हें प्रमोशन भी अच्छा मिल जाएगा। अभी सोच बहुत बदल रही है। अगर आप में भावनात्मक बुद्धि कम है तो आपको इतने वेलकमिंगली जॉब भी नहीं मिलेगा और प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बहुत अच्छा काम करेंगे लेकिन अगर हमें गुस्सा ज्यादा आ जाता है, हम किसी के साथ ज्यादा काम नहीं कर पाते, झगड़ा ही हो जाता है। मैं हमेशा अगर ये कहूँ कि मुझे अकेले कुछ काम दो, दूसरों के साथ मुझे नहीं जमता है, ये क्या है? ये मेरी भावनात्मक बुद्धि कम है। भावनात्मक बुद्धि होना कि दूसरों के साथ सहनशीलता से अपने नकारात्मक भावनाओं का नियमन करके काम करना, तो ये बहुत अभी महत्व का हो गया है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो उसमें क्या है, 4 बात बहुत जरूरी है। एक तो खुद की भावनाओं को समझना, दूसरों की भावना को समझना, तीसरा नकारात्मक भावनाओं को नियमन करना, और चौथा है सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना। ये 4 चीजें बहुत जरूरी है हमारी भावनात्मक बुद्धि बढ़ाने के लिए। खुद की भावनाओं को समझना, क्या हम नहीं जानते कि हमें गुस्सा आया है, हम उदासीन हैं, हमें डर लग रहा है? नहीं, बहुत बार हम नहीं समझ पाते। बचपन से लेकर जब बच्चा रोता है तो क्यों रोता है, इसका कारण हम माँ प्रयत्न करती है समझने का, लेकिन बच्चों को भी हमें समझाना चाहिए कि तुम्हें गुस्सा आया क्योंकि तुम्हारा खिलौना टूट गया। क्या हमने किया? हमने भावना को नाम दिया और भावना के कारण के बारे में बताया। ये 2 चीजें हमारे इवन हमारी एडल्ट लाइफ में बहुत जरूरी है कि मुझे क्या भावना हो रही है अभी। मैं उदास हूं या मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे बहुत तनाव है, क्या है और कारण क्या है इसके। क्योंकि बिना कारण के, बिना समझे कि मुझे क्या भावना हो रही है, हम सिर्फ रेस्टलेस हो जाते हैं, सबके साथ झगड़ते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कभी लगता है घर में आके झगड़े करते हैं कोई तो लगता है कि ऑफिस में कुछ हुआ होगा, ऑफिस में आके झगड़े करते हैं तो लगता है कि घर में कुछ हुआ होगा। तो हम खुद को भी बहुत बार क्लियर नहीं रहता है कि हमें क्यों इतने रेस्टलेस हो गए हैं आज, या बहुत दिनों से, या हमेशा के लिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मुझे कौन सी भावना हो रही है, क्यों हो रही है, और उसके बारे में मुझे एक्सप्रेशन करना बहुत जरूरी है। माधुरी, राइट। माधुरी, गिव मी 5 more minutes. ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसको दर्शाए। ये बोलना बहुत जरूरी है कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे ये कारण से गुस्सा आ रहा है। हम जब भावना को स्वीकार नहीं करते और फिर समझते कि नहीं ये गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो हम अंदर ही अंदर सप्रेस कर देते, तो ये गलत बात हुई। तो भावना जो है उसको स्वीकार है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, और बोले कि मुझे गुस्सा आ रहा है और ये कारण से मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ही हम उसका नियमन कर पाएंगे। जितने लोग अपनी भावनाओं को दबाते हैं वो ज्यादा तकलीफ में आते, तनाव ज्यादा बढ़ता है, प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, उनका हल नहीं निकल पाता, क्योंकि आप जो प्रॉब्लम है उसी का स्वीकार नहीं कर रहे, अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे। तो ये बहुत जरूरी है कि उसका हम एक्सप्रेशन करें, दर्शाए कि मुझे ये भावना हो रही है और ये कारण है। 5 more minutes, या शुभांगी? फिर दूसरों की भावना को समझना, ये इसलिए जरूरी है, ये हमें ये संवेदनशीलता आती है। हम बहुत बार इतने खुद में ही इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि समझ नहीं पा रहे कि सामने की व्यक्ति शायद आज दुखी है, शायद उसको कुछ तकलीफ है आज। तो बहुत से लोग हैं बहुत इजीली समझ जाते हैं कि दूसरी व्यक्ति को भी कुछ कहना है, वो कह नहीं पाती है। ये संवेदनशीलता है, दूसरों के लिए संवेदनशील होना, ये भी बहुत जरूरी है। तो ही हम उसके साथ व्यवहार इस तरह से कर पाएंगे जिससे दोनों का फायदा हो।
फिर नकारात्मक भावनाओं का नियमन करना है। कैसे नियमन करेंगे? एक काम करें, एक स्लाइड देखते हैं और फिर खत्म करते हैं। इफ यू आर डिप्रेस्ड, यू आर लिविंग इन द पास्ट। ये जो भी नकारात्मक भावना है उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से ये लाओ त्से ने बताया है, जो चाइनीज फिलोसोफर थे, कि डिप्रेशन क्यों आता है। हम पास्ट में जीते हैं ज्यादातर। वहां से मैंने कहा, वैसे बचपन में प्रॉब्लम हुआ था, हम कभी कभी बाहर निकल नहीं पाते हैं और डिप्रेशन चालू रहता है। इफ यू आर एंग्शियस, यू आर लिविंग इन द फ्यूचर। जब बहुत चिंता रहती है कि क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई है कोरोना के कारण, तो क्या होगा अगर मेरा यहाँ एक्सीडेंट हो गया, अगर ये इतनी सारा ट्रैफिक है, मैं वहां गई तो ये होने वाला है, तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं अकेली हो गई दुनिया में तो मैं क्या करूंगी? जो चिंता, जो एंजाइटी की बात है, वो हमेशा भविष्य के बारे में हम बहुत सोचते हैं, उसके लिए होती है। तो दोनों का सॉल्यूशन एक ही है। इफ यू आर एट पीस, यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट। आज में जियो, और आज में जिएंगे तो वो पहले वाले प्रॉब्लम्स को स्वीकार करके बाद में भूल जाना है, लेट गो करना है। जिसने हमें तकलीफ दिया है उसको फॉरगिव करना है, माफी देनी है। अगर आज में जीना है तो कल की बातें, हमारे कल की चिंता में समय नहीं गुजारना है। कल की चिंता में हमारी एनर्जी, आज की एनर्जी हमें नहीं डालनी है। हमें आज की एनर्जी डालनी है आज के लिए, आज की बातें हमारे लिए सकारात्मक बनाने के लिए, आज का कंट्रोल हमारे सोच और भावनाओं को अपने हाथ में लेने के लिए। तो ये बात हुई ब्रीफ में, संक्षिप्त में, भावनाओं का कैसे नियमन करना है। एक टेल मी इफ आई हैव मोर टाइम, शुभांगी, 5 मिनट। Can I take 5 more from, there are 2 more slides. Yes, ma'am, you can. Okay. Thank you. अभी सकारात्मक भावनाएं भी बढ़ाना है। हमने 3 बातें कर ली। एक तो अपनी भावनाओं को पहचानना है और दर्शाना है। दूसरी बात है दूसरों की भावना को पहचानना है, संवेदनशील बनना है। तीसरी बात हमने देखी कि नकारात्मक भावनाओं का नियमन करना है। और चौथी बात है कि हमारी सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना है। तो ये सकारात्मक भावना में आएगा प्यार और आनंद। और जो लव की बात है, तो हम कभी सोचते कि ये प्यार क्या हम सबको कर सकते हैं? प्यार माने क्या? जो लड़का लड़की से के बीच में होता है वही प्यार है, पति पत्नी के बीच होता है वही प्यार है। तो यहाँ जो प्यार की जो परिभाषा दी है बहुत अच्छी है। कॉल मी व्हेन यू गेट देयर सो आई नो यू आर सेफ। अगर हमें कोई ये कहे कि तुम घर जा रही हो तो मुझे फोन कर देना पहुंचने के बाद, तो मुझे लगेगा कि तुम सेफ हो। माने क्या? मैं केयर करती हूँ किसी के बारे में, ये प्यार है। डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ इट फॉर यू। किसी को हमने बताना कि मैं हूँ, मैं ये तुम्हारे साथ हूँ। माई फोन विल बी राइट बाय माई पिलो। आई अप्रिशिएट वॉट यू डू फॉर मी। ये सकारात्मक एक्सप्रेशन हो गया। हाउ डिड यू स्लीप लास्ट नाइट? केयरिंग क्वेश्चंस। किसी को मेरे बारे में चिंता है। डोंट फॉरगेट टू बकल अप। हाउ वाज योर डे सो फार? ये बहुत बार हमने ये देखा है कि माँ बाप पूछते हैं बच्चों को इस तरह के प्रश्न। वॉच योर स्टेप, आर यू हंग्री, स्वीट ड्रीम्स, आई मिस यू। लेकिन पति पत्नी में भी ये होना चाहिए। कभी कभी शादी के बहुत साल के बाद भूल जाते हैं ये सारी चीजें। सो आई लव यू बोलना सिर्फ जरूरी नहीं है। बात यह है कि यू डोंट हैव टू हियर द वर्ड्स आई लव यू टू नो दैट यू आर लव्ड।
अगर ये बातें तुम्हारे पति तुम्हें कहते हैं या तुम्हारी पत्नी तुम्हें कहती है, तो उसको प्यार है, उसको आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है। अभी खुशी के बारे में ये स्लाइड मुझे बहुत पसंद है। At the end of the day, it doesn't matter who is stronger, smarter, prettier, or richer. The only thing that matters is whether you are happy or not. ये बच्चों के मुंह पे जो खुशियां दिखती है, यही हमारा जीवन का ध्येय है। हम भूल जाते हैं, हम उसमें लगे रहते हैं कि मुझे सुंदर दिखना है, मुझे धनवान बनना है, मुझे इंटेलिजेंट ज्यादा बनना है, मुझे स्ट्रांग बनना है ताकि मैं दूसरों पे कंट्रोल कर सकूं। किसी चीजों से इतना आनंद नहीं मिलता हमें। ये बच्चों के पास कुछ भी नहीं है इसमें से। कितने खुश है, क्योंकि वो जीवन की ऊर्जा, जीवन की एनर्जी का ध्येय ही उनका है कि खुश रहना, आनंद रहना, जो भी परिस्थिति में है आनंद रहना, आनंदित रहना। ठीक है, अभी यहाँ मैं बंद करती हूँ मेरा स्लाइड्स और मेरा प्रेजेंटेशन। ज्यादातर समस्याएं हमारे जिंदगी में नकारात्मक सोच से आती है, नकारात्मक भावनाओं से आती है। तो सकारात्मक सोच और सकारात्मक भावनाओं के कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि हम डे टू डे डिसीजंस को ठीक तरह से ले सके और हमारी समस्याओं को ठीक तरह से सुलझा सके। कुछ बातें और भी कर सकते हैं, देखते हैं की बात। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शुभांगी। मुरली मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इतनी सरल और बहुत ही अच्छी जानकारी के लिए। आपके इस सफर में हम लोगों को बहुत सारी चीजों का ज्ञान अवगत हो रहा है। एक दो मुद्दे जो आपने उठाए, एक दूसरे के विचारधाराओं का सम्मान करें, कोई भी रिएक्शन देने से पहले थोड़ा रुके, थोड़ा सोचे, ये बहुत ही जरूरी बातें हैं। जितक्या व्यक्ती तितक्या प्रकृती अशी एक मराठीत म्हण आहे। सो दूसरों के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। आचरणों में लवचिकता, फ्लेक्सिबिलिटी रखना जरूरी है। यही सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए अपनी इस कार्यालयीन क्षमता को किस तरह से हम अच्छी तरीके से निभा सकते हैं, इसका हमें विचार करना बहुत ही जरूरी है। पीढ़ी दर पीढ़ी का तालमेल जो बहुत मायने रखता है, उसके बारे में भी सबको सोचना बहुत जरूरी है। तो वापिस एक बार मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ और क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कुछ सूचनाएं देना चाहती हूँ। इस सेशन के बाद टेलीग्राम लिंक के ऊपर आपको फीडबैक लिंक दी जाएगी। आपको फीडबैक भेजना जरूरी है, अनिवार्य है। उसकी सहायता से हम आपके ई सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र आपको दे पाएंगे। तो अभी मैं शुभांगी को आमंत्रित करती हूँ कि वो क्वेश्चन आंसर सेशन का शुरुआत करें। शुभांगी, ओवर टू यू। Hello. Good evening to one and all. We are moving to our question and answer sessions. The first question, ma'am. Murli ma'am. The first question is, what are the steps to develop good decision making skills? Okay. Okay. And second is, what should we do when nobody understands us? How should we explain them our opinion? Okay. And another is there any relation between self-esteem and logical thinking?
Another is, if creativity is not appreciated by the seniors, then what to do? Another one, how can a person shift from negative thoughts to positive thoughts? What is the process? Okay. There are many questions. Okay, पहले इतने देखते हैं. Yeah. Okay, steps to develop good decision making skills. Steps, जैसे मैंने ब्रीफ में बताया कि पहले मुद्दा क्लियर करो, किस पे डिसीजन लेना है, फिर उसके जो भी डिसीजन होते हैं उसके विकल्प को आइडेंटिफाई करो कि कितने विकल्प हो सकते हैं वो डिसीजन में, और फिर हर एक विकल्प को लेके उसके फायदे गैरफायदे देखो, और उस किस विकल्प के लिए तुम्हारे पास रिसोर्सेस है. मेरे उदाहरण में तो आज मैंने घर की बात की, तो रिसोर्सेज माने बजट की बात की, लेकिन रिसोर्सेज में अपनी एप्टीट्यूड भी आ जाती है. जैसे कि अगर हम करियर सिलेक्ट करने का डिसीजन की बात कर रहे हैं, तो मुझे किस में रुचि है, मेरी एप्टीट्यूड कौन से विषय में ज्यादा है, तो ये भी एक मेरा रिसोर्स हो गया. कि सब बोलते हैं कि साइंस में जाना अच्छा है, फिर अच्छी नौकरी मिलेगी ये वो, लेकिन अगर मेरी रुचि नहीं है तो मैं वहां नहीं जाऊंगी. तो मुद्दा क्या है, विकल्प क्या है, तुम्हारे पास ये निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के लिए साधन कितने हैं, वो देख के विकल्पों में से जो बेस्ट लगेगा वो विकल्प को आपको चुनना चाहिए. और वो चुनने के बाद उनके कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. वो चुनने के हर एक विकल्प में कुछ तो लिमिटेशंस है, कुछ फायदे है, कुछ गैरफायदे है. तो ये नहीं कि हमने इसलिए ये डिसीजन लिया कि सब फायदे ही फायदे थे, अभी मुश्किलियां क्यों आ रही है. नहीं, ये डिसीजन लेने से ये अगर कॉन्सिक्वेंस है, उसका परिणाम है, तो उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए. कि हमें मालूम था कि इसमें ये एक लिमिटेशन है, तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. और अगर निर्णय गलत हुआ तो भी हमें दुख नहीं होना चाहिए, उससे हमें कुछ सीख के फिर से वही डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस शुरू करना चाहिए. तो ब्रीफ में ये स्टेप्स हो गए डिसीजन मेकिंग के लिए. दूसरा प्रश्न है, व्हाट शुड वी डू व्हेन नो वन अंडरस्टैंड्स अस, हाउ टू एक्सप्लेन आवर ओपिनियन. अभी ये बात करने की बात हम कर रहे हैं, जो हम कल का हमारा विषय है, कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू कम्युनिकेट टू अदर्स व्हाट वी वांट टू से. और इसमें अब तक जो बातें हुई उसमें से हमें ये असर्टिवनेस की बात इसमें बहुत जरूरी है. कि हम अगर निष्क्रिय रहेंगे ज्यादातर और अपनी बात रख के फिर किसी ने बोल दिया कि नहीं ये गलत है, तो हम फिर से चुप हो जाएंगे, तो हमारी कोई नहीं सुनेगा. या तो अगर हम आक्रामक हो गए, झगड़े करके बोलेंगे कि नहीं मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी कोई नहीं सुनने वाला है. तो हमें असर्टिव बनना है, हमें निश्चयात्मक बनना है, हमें हमारी बात रखना है शांति से, और उसमें लॉजिक भी लाना है, और तय करना है कि हमारी बात सुने. बोलना है कि अगर आपको मेरी बात नहीं अच्छी लगती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी सुन लो, अगर हम ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं तो. तीसरा क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड लॉजिकल थिंकिंग. पूरा रिलेशन है. मैंने जैसे कल ही बताया कि सेल्फ एस्टीम तो एक फाउंडेशन है, सब लाइफ स्किल्स के लिए फाउंडेशन है. और आज जो मैंने बात बताई वो हैप्पीनेस, वो सब लाइफ स्किल का ध्येय है. कुछ भी करो, क्यों कर रहे हैं हम जीवन में, खुश होने के लिए. तो सेल्फ एस्टीम से हैप्पीनेस की ये जर्नी है, लाइफ एस्टीम. और हर एक स्टेप पे लिंकेजेस है. सेल्फ एस्टीम होगा तो ही हम ये सोच सब हमारी सक्रियात्मक बनाएंगे, क्योंकि हमें इम्प्रूव होना है, हमें आगे बढ़ना है. तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है सेल्फ एस्टीम और लॉजिकल थिंकिंग में. अगर हम खुद के बारे में अच्छा नहीं सोच पाते तो कौन लॉजिकल थिंकिंग भी करेगा. जो है चलता है जीवन, बोरिंग, रोज का रोज, जितना कर सकता है मैं करूंगी, ये अगर होता है जब सेल्फ एस्टीम कम होता है तो लॉजिकल थिंकिंग भी कम ही होगा. तो रिलेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग.
if creativity is not appreciated by seniors? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत बार वहीं पे हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। बच्चों के साथ वही होता है, तब हम माँ बाप होते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि ये बच्चों का क्रिएटिविटी हमें ज्यादा इनकरेज नहीं करना है, फिर कैसे वो आगे जीवन में फिट हो जाएगा, थोड़ा तो उसको रूटीन करना ही पड़ेगा काम। तो सिर्फ सीनियर्स या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात नहीं है, हम जब हमारे पावर में रहता है हमारे छोटे बच्चों के साथ, हम भी यही करते हैं, बच्चों की क्रिएटिविटी को हम डिस्करेज कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए? अगर ये फाइलिंग की बात जो मैं कर रही थी ऑफिस में, अगर उसमें कुछ चेंज लाना है, तो ऑब्वियसली अगर मेरे एचओडी ने मना कर दिया तो मैं नहीं कर पाने वाली हूँ। और इसके लिए जरूरी है कि एचओडीज का भी लाइफ स्किल वर्कशॉप्स हो जाए, लेकिन ये हो ना हो, लेकिन हम बहुत से हमारे जीवन के क्षेत्र में ये क्रिएटिविटी ला सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं ऐसी बातों से जिसको किसी को भी अड़चन नहीं आने वाली हो और किसी को भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली हो। छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पर्सनल जीवन में तो बिल्कुल ला सकते हैं क्रिएटिविटी। हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव थॉट्स, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ये एक ये प्रवचन माला की लिमिटेशन है कि हम सिर्फ बातें करते हैं। जब हम ये कार्यशाला करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, तो एक्चुअली हम ग्रुप्स में बैठ के ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव करने की एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, एक्सपीरियंशियल अनुभव से करते हैं। और जब हम खुद करते हैं तो ही एक अच्छी तरह से लाइफ स्किल हमारे जीवन में समझ में आती है और इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। सिर्फ लेक्चर देने से नहीं होता है। लेकिन क्या करना है, अभी लेक्चर उसका मैं यही दे सकती हूँ कि ये जो मैंने कल बात की, सेल्फ एफर्मेशन, खुद से बात करो। एंड ऑफ द डे देखो कि मेरे पूरे दिन में मैंने ये जो प्रॉब्लम मुझे हुआ उसमें क्या मेरी कोई नकारात्मक सोच थी, कुछ मैंने रिएक्ट किया, कुछ मैंने जड़ता से बात की, तो कहाँ मैं उसको सकारात्मक कर सकती हूँ। एंड ऑफ द डे अगर हम खुद से बात करने की आदत डालें और ये भी सोचे कि ये आज जो मैंने किया शायद उसमें मुझे थोड़ा कल चेंज करना पड़ेगा, तो मैं उसको सकारात्मक कर सकती हूँ। तो इस तरह से अपने लाइफ में हम ये चेंजेस ला सकते हैं। ओके, दूसरे प्रश्न दे रहे हूँ। नहीं, तुम्हारे अनम्यूट करो। वांगी अनम्यूट कर स्वतः। Yeah. Hello, ma'am, हाँ, are you able to hear me? Yes. Yeah. If I have insecurity problem, how to overcome? And another is, what are the ways to develop life skills? That's all, ma'am. As there are many other more questions. Okay. If I have insecurity problem, how to overcome? Insecurity about what? अगर ये मुद्दा है, ये भावना है इनसिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया, लेकिन ये भावना क्यों है? इनसिक्योरिटी फाइनेंशियल है, इनसिक्योरिटी अकेले रहने की है, इनसिक्योरिटी एक्सीडेंट हो जाएगा ये है। तो पहले तो ये तय करना है कि कौन सी इनसिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। और मैंने जैसे बताया कि भावनाएं हमेशा एक्शन की तरफ ले जाती है हमें। तो अगर मुझे समझ में आया कि मुझे फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी हो रही है क्योंकि मैं सेविंग्स नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे सेविंग्स के बारे में सोच के कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ अगर 10 रुपया भी मैं कमाती हूँ तो 1 रुपया तो मैं बैंक में रख सकूँ। कुछ ऐसा एक्शन, ऐसी कुछ प्लानिंग मुझे करनी पड़ेगी। तो कौन से विषय में इनसिक्योरिटी है ये बहुत जरूरी है, और उसका जो भी हल, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक्शन। नेगेटिव इमोशंस ऑलवेज लीड टू एक्शन, लेकिन बहुत बार ये झगड़े की तरफ लेके जाता है या डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। सकारात्मक सोच से हम उसका सोल्यूशन करना है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता है, ये तो हमें पहली बात दिमाग में सबको डालनी ही चाहिए कि क्या करूँ, ये प्रॉब्लम बहुत सालों से है ही नहीं, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है ही।
अगर सॉल्यूशन नहीं है तो शायद प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा प्रॉब्लम है कि सूर्योदय सुबह 6:30 बजे हो जाता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन होगा, ये वास्तविकता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है कि मैं उठ नहीं पाती हूँ, मेरी ऑफिस अगर मुझे 9 बजे पहुंचना है तो 6 बजे उठने में नहीं उठ पाती, तो ये उसका सॉल्यूशन है कि मैं अलार्म रखूं, मैं रात को जल्दी सो जाऊं, तो उसका सॉल्यूशन निकले। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी एक उदाहरण है, तो पहले तो ये समझना है कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन जरूर है, और सॉल्यूशन नहीं है तो ये शायद प्रॉब्लम नहीं है, हमें स्वीकारना है कि ये तो कुदरत है। आपका जो लास्ट क्वेश्चन था मेरी समझ में नहीं आया। What are the ways to develop life skill? What are This the question, ways? what are the ways to develop life skills? बट वही तो हम बात कर रहे हैं ना कल से। मेरे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि कैसे लाइफ स्किल्स डेवलप करना, इसी की तो हम बात कर रहे हैं। Okay. आज भी की। Okay. Sorry, ma'am. तो अगर पूछना है वो अलग बात है, लेकिन Yeah. Okay, ma'am. That's all. Okay. Thank you. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much, Mul ma'am, for your fruitful answers. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And over to Sampath ma'am. थैंक यू शुभांगी, और थैंक यू मुरली मैडम। मुझे लगता है सभी प्रश्नों का हमारे पार्टिसिपेंट्स को समाधानकारक जवाब मिल गया होगा। वैसे देखा जाए तो जैसे शुभांगी ने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन समय की पाबंदी भी हमें माननी जरूरी है। तो हम प्रयास करेंगे कि आज के क्वेश्चंस और कल का अपना सेशन उसमें उसको इंक्लूड करें। वेरी गुड। और जो भी है बाकी के क्वेश्चंस, उनका मुरली मैडम जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सभी क्वेश्चन हम उनको फॉरवर्ड करेंगे। ओके। तो आज के इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए मैं माधुरी वैद्य मैडम को इनवाइट करती हूँ। ओवर टू यू माधुरी मैडम। Thank you so much, Sampada. Murli ma'am, we are thoroughly enjoying the sessions, क्योंकि आज अपने जो भी चीजों के बारे में बात की है, चाहे वो निर्णय क्षमता हो या समस्या परिहार। मैंने समस्या परिहार अपने अंतर्वैयक्तिक एक वर्तन में व्यवहार, इस सोच से मैंने समझने की कोशिश की। भावनिक बुद्धिमत्ता, ये सब के बारे में जो आपने बात की, जिसका हमारे दैनंदिन और व्यावसायिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, उनकी भूमिका है। अगर हमने निर्णय क्षमता जो अपने सोच से आती है, वो सोच कॉन्शियसली उन पे काम करके पॉजिटिव करने की, सकारात्मक करने की कोशिश करें, साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करें, साथ साथ अपने काम में ही क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करें। और ये सब चीज़ों के साथ अगर हम किसी भी अपने काम में मैं कहूँगी कि सिर्फ एक रैशनली ना देखते हुए भावनिक दृष्टिकोण से भी देखें, तो अपना जो भावनिक बुद्धियांग होता है उनको उसे एनहांस करने की, उसे प्रोत्साहित करने की अपने आप अगर कोशिश करें, तो आई एम श्योर दैट आपने जो कहा कि हम भूतकाल में नहीं रहेंगे, जो हमें डिप्रेस करता है या करने की कोशिश पॉसिबिलिटी है, हम भविष्य में नहीं जाएंगे जिसकी वजह से हम चिंताग्रस्त रह सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमली प्रेजेंट में, वर्तमान में रहेंगे, जिसकी वजह से हमारी अपने कार्य क्षेत्र में और साथ साथ अपने निजी जिंदगी में भी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, जिससे हम we will enjoy the life and we will make others also enjoy with all of us. So there is a lot of takeaway from your long session, Murli ma'am, and we are thankful to you. And of course, this is just the midway that we have come to, and
we look forward to tomorrow's session wholeheartedly. Yes, once again, not as a formality, but as you said, that I have to express as a convener of this workshop a word of gratitude, and which would make me happy, which would make even others happy. Therein, I obviously start with you, because if you had not accepted our invitation, everything would have been a big puzzle for us. हमारे लिए वो समस्या बन सकती थी, जिसका परिहार आपने हमारा निमंत्रण एक्सेप्ट करके ही किया है. सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए. हमारी मैनेजमेंट जो हमारी बैकबोन है, हमारे डायरेक्टर मैम डॉक्टर कुमुदावली जो भी हमारी बैकबोन ही है, और हमारा एक स्ट्रॉन्ग पुश है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आवर प्रिंसिपल डॉक्टर आशा मेनन, that yes, come what may, but we have to do it and we will do it, with which, so she is, I believe that she's the steering wheel of this entire scenario, and so I thank the principal as well. Mukta, which has given very strong technical support. I thank you, Atavale sir, for your support once again. And I should not forget to thank the entire IQAC team, which has been working constantly for this event to make a great success. And yes, it has become a successful event because it is working quite a long before the event started. And I'm sure that it is going to work in future as well. So इस बारे में हम past और future में IQAC को काम करना ही है, तो ही हम registration कर सके, तो ही हम certificates दे सकेंगे. So I am highly thankful to IQAC coordinator Professor Raju Chauhan and the entire IQAC team, which encouraged this organizing committee to conceptualize this topic and invite you for today's session. So I thank the entire IQAC committee. I thank the participants as well, without whom again the session wouldn't have been possible. So looking forward to tomorrow's session, Murli ma'am. Thank you so much. And thank you all participants. With the permission of our principal madam, I will declare this session is over today. Tomorrow, same time, same Zoom platform, YouTube channel, फिर मिलेंगे. तब तक सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए. नमस्कार and goodbye. Thank you one and all. We'll stop the streaming. Yes, sir.